देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। दरअसल हमारा थोड़ा बजट कम है और स्पेस भी थोड़ा कम है, वरना हम चीयर लीडर्स को खड़े करके पॉम पॉम के साथ पीछे से वो कोरस आता है ना, आइए आपका इंतजार था। ये आपने चगेन को रोक लिया, क्योंकि एक लाइन और गाते तो कॉपीराइट स्ट्राइक। आपका जो स्टार्ट है पहला शो ही वीडियो में झटके के साथ होता, लेकिन क्या आवाज है Yes, कि ऐसे लगा कि वाकई मेरे बगल में तो ये सानू बैठे। मुंबई आ रहे हैं क्या मेरे घर में रोटी आ रही है? ठीक है, तो बल्ला बोल की म्यूजिकल शुरुआत हो गई है। क्रिकेट पॉडकास्ट है ये, आप ऑडियो में इसको सुनते रहें तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन पहली बार यूट्यूब पे भी ये डेब्यू करने जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो गाने से शुरू करने का मकसद भी यही था कि भाई हमने आपसे बहुत पहले वादा किया था कि हम वीडियो में भी आएंगे, लेकिन थोड़ी देर लगी है आने में। थोड़ा और देर वो जो है ना एक्सटेंड हो गया, वो हम आपको बता नहीं पाएंगे कि क्या कांड हुआ है। निखिल भाई को हमने 2 बार परेशान किया है। ठीक है, बातों बातों में अपन इंट्रोड्यूस भी कर लें। वैसे तो आवाज़ से लोग पहचानते ही हैं, है ना, निखिल नाज, कुमार सानू मेरे गरीबों के कुमार सानू। ठीक है, तो एजेंडे पे आते हैं सीधा सा, है ना। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज अब शुरू होने जा रही है चेन्नई में। बिल्कुल अब दहलीज पे खड़े हैं हम एक तरीके से, और दोनों टीमें चेन्नई पहुंच भी चुकी हैं, और रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन सब थोड़े थोड़े निकल के आ गए हैं। टीम सिलेक्शन तो पहले ही हो चुकी थी, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। चूँकि बांग्लादेश का जो पहला इंटरनेशनल टेस्ट था वो इंडिया के साथ ही था साल 2000। मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त। मैं जानना चाहूँगा आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन तीनों में मैं सबसे छोटा था। तो सर आप कहाँ थे उस वक्त और क्या कर रहे थे? मेरी तो जवानी फूट रही थी उस वक्त ना, एकदम पीक पे। मतलब मैं उस वक्त मास्टर्स कर रहा था, ग्रेजुएशन ख़त्म कर दी थी। मैं बस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने वाला था। मास कम्युनिकेशन का 2 साल का मैं कोर्स उस वक्त कर रहा था, पुणे में था। मुझे अच्छे से याद है, बट बांग्लादेश से उससे पहले यादें शुरू हो गई थी। मैं पहले भी बताया था, क्योंकि हम दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। 98 वाला मैच मुझे याद आता है, इंडिपेंडेंस कप, जो बाद में उसको मिनी वर्ल्ड कप कहा गया। जो कि भी बड़ी दिलचस्प बात है। वो उसमें ऋषिकेश कानेटकर मारते हैं। अच्छा, वो मेरे लिए खास दिलचस्पी उस बात को लेके थी, एक तो आपने 300 टाइप रन चेज किया, अंधेरा हो रहा था जैसे, ऊपर से उतने बड़े रन चेज भी नहीं होते थे, वो भी चौका मारना। और तीसरी बात, ऋषिकेश कानेटकर ना सिर्फ उस शहर से आते थे, मैं जहाँ था पुणे में मैं पढ़ाई कर रहा था, बल्कि वो उस क्लब से खेलते थे जिससे मैं क्रिकेट खेलता था। तो वो हमारे मतलब सीनियर थे, कुछ साल सीनियर थे। तो क्योंकि हम उनको अक्सर ग्राउंड पे देखते थे, ग्राउंड सेम शेयर होता था। वो सीनियर टीम से खेलते थे, मैं ए टीम से खेलता था। तो हालांकि उनकी टीम अलग थी पर ग्राउंड सेम था, तो ऐसा लगता था ना अपना ही कोई मेरे दोस्त नहीं थे वो। मतलब हमारी बातचीत भी कभी नहीं होती थी, क्योंकि वो दूसरी टीम का हिस्सा थे, सीनियर टीम का हिस्सा थे। लेकिन जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हमने देखा है, वही ग्राउंड शेयर किया है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक कहावत है ना निखिल भाई की, जब कोई कामयाब इंसान हो जाता है ना, उसके बड़े रिश्तेदार निकल आते हैं। इसलिए मैंने पहले ना मेरी रिश्तेदारी थी ना दोस्ती थी, बस ये इत्तेफाक था कि हम एक ही क्लब के लिए खेलते थे। उनको मैं कई साल बाद मिला भी, तो मैंने उनको याद दिलाया। ऑब्वियसली उनको याद नहीं रहता जो नीचे लड़के खेलते हैं, आपको हमेशा ऊपर के लड़के याद रहते हैं। तो मैंने फिर किससे वो कुछ सेम जो खिलाड़ी होते हैं, और वो तेज गेंदबाज, वो हाँ मुझे याद है, उस तरह की हमारी बातें हुई थी। लेकिन हाँ, बांग्लादेश का वो टेस्ट खास था इंडिया के लिए वो सेलिब्रेशंस थी, और वो बांग्लादेश के लिए भी सेलिब्रेशन थी, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था। जगमोहन डालमिया ने पहले तो वो मिनी वर्ल्ड कप वहाँ दिया, फिर उसके बाद पहला टेस्ट मैच कराया, और तब आलोचना ये भी हुई थी कि यार इतनी जल्दी आपने उनको टेस्ट स्टेटस दे दिया, ये जबरदस्ती है। जैसे वो वोट बैंक पॉलिटिक्स हुई, उस वक्त वही हुई, आपने अपने वोट के लिए बोला इसको बना दीजिए टेस्ट प्लेइंग नेशन। क्योंकि उससे पहले मैं छोटा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, मुझे याद आया जब जगमोहन डालमिया 97 में आईसीसी चेयरमैन बने थे, तो वो वोट जो हुआ था वो आसानी से जीत गए थे 25-13। लेकिन फिर भी उनके चेयरमैनशिप के बीच में अड़ंगा डाल दिया गया था, ये कहते हुए कि एक और क्लॉज है कि ना सिर्फ आप ओवरऑल जीते हैं, बट टेस्ट प्लेइंग नेशन के 2/3 वोट्स आपके पास होने चाहिए, जो उनके पास नहीं थे। तो वो 96 में जीते थे, 96 में नहीं बन पाए, वो 97 में दोबारा आए। तो उन्हें पता था ये सब
होने वाला गेम आगे होती होगा, है। हाँ। तो उन्होंने फिर बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिया, लेकिन आज खुशी है कि भाई इतने साल बाद बांग्लादेश अब उस लेवल पे compete कर रहा है कि हम बातें करेंगे और शायद हम, ठीक है आप अभी भी इंडिया को शायद फेवरेट मानेंगे जब हम आगे चलेंगे, लेकिन अब ये जरूर बात होगी हमारे पॉडकास्ट में कि खतरा हो सकता है, ये खिलाड़ी परेशान कर सकता है, क्या सही ये बात होगा 10 साल पहले कहाँ बांग्लादेश। सही बात बिल्कुल है। टेकन फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते बांग्लादेश को। इकबाल, आपकी संक्षिप्त में कुछ यादें? यार यादें बहुत हैं, मतलब हम तो रेडियो वाले लोग हैं, हमने बचपन में जब क्रिकेट को जाना तो रेडियो के माध्यम से जाना, तो जाहिर सी बात है कि मैं झारखंड से आता हूं और उस इलाके में जो बांग्लादेश की कमेंट्री है, बांग्ला कमेंट्री, वो रेडियो पे आती थी। तो बांग्लादेश के मैचेस की कमेंट्री हमने बांग्ला में सुनी थी, और वहाँ से जो है उस टेस्ट मैच की याद मुझे है कि हाँ नए नए आए थे, वो नए नए खिलाड़ी आए थे, उनके कैप्टन जो थे नईमुर रहमान। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि इसलिए भी वो नाम याद रहते हैं क्योंकि उनके एक नाम में तखल्लुस, जिसको उर्दू में बोलते हैं सरनेम या जो भी कह लीजिए, एक नाम के आगे एक और नाम होता है। जैसे नईमुर रहमान दुजॉय उनका निकनेम, बिल्कुल है ना, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, खालिद मसूद पायलट, है ना, अमीनाजुल आबेदीन नन्नू। तो ये प्लेयर्स इसलिए मुझे याद रहे क्योंकि बड़ा फैसिनेटिंग थे ये नेम्स, मतलब नाम बड़े अच्छे थे। बट यस, जिस तो वो तरीके ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू, अभी भी जो कप्तान है, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, शांतो। नजमुल हसन शांतो, हाँ, तो वो ट्रेंड चल रहा है। तो बांग्लादेश ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हम, जाहिर सी बात है कि आप ही की तरह, मैं छोटा था लेकिन इतना भी छोटा नहीं था। तो यादें तो हैं, यस। और रेडियो कमेंट्री के माध्यम से मैं बांग्लादेश को जान पाया कि हाँ ये टीम आ गई है इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट खेलने के लिए। बिल्कुल। और पहली पारी में बांग्लादेश ने 400 रन, अगर मुझे सही याद है, बिल्कुल, तो 400 रन बनाए थे उन्होंने। अच्छी पारी, सुनील जोशी बाय द वे मैन ऑफ द मैच हुए थे, अमीनुल player of the इस्लाम match। बुलबुल ने सेंचुरी मारी। यस, तो थोड़ी बहुत यादें मुझे भी हैं उसकी। सुनील जोशी को इनफैक्ट दूसरी पारी में शायद 80-90 रन पे आउट हो गई थी। हाँ, हाँ, 98 इसलिए आ रही यस थी। यस यस, सुनील जोशी ने रन भी बनाए थे रन भी उसमें। बनाए थे, 92 किए थे उन्होंने। और श्रीनाथ अगरकर, जहीर खान, जहीर खान, 3, है ना, मुरली कार्तिक, यस। ये बढ़िया बॉलिंग अटैक थी वैसे भारत के पास, फिर भी 400 बना। हरभजन कुंबले क्या भी ये थे मतलब उसमें। कुछ वो तो नहीं था? या आइए हम आपका स्वागत करते हैं अच्छा, और जोरदार तरीके से। ये ग्राउंड भी वो बंगोबंधु स्टेडियम Yes. जो अब इस्तेमाल, अब मैं गया हूँ वहाँ हाँ, पे, हाँ। और वो ग्राउंड, मतलब मैंने तो वही मेमोरी में सुना था, 2004-05 में मैं वहाँ गया था, जो धोनी की पहली सीरीज थी, पहला वनडे भी वो उसमें खेले, टेस्ट मैचेस पहले हुए थे, फिर वनडेज हुए थे। तो पहली बार जब मैं गया वो ग्राउंड पे बंगोबंधु, आई थिंक वो आखिरी सीरीज थी, उसके बाद शायद बंगोबंधु स्टेडियम में हुए नहीं मैचेस, फिर मीरपुर, उसके बाद मीरपुर शिफ्ट हो गए। वो स्टेडियम शहर के बीचों बीच था, और वो इकलौता ऐसा स्टेडियम है जो हर वक्त स्टेडियम के एंट्री जो होती है वो गेट बाहर ही होते हैं, तो आप स्टेडियम तक पहुंच गए तो आपकी एंट्री टिकट से होती है। वहां ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां टिकट स्टैंड पे ही चेक होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेडियम पे मेला होता है, स्टेडियम के नीचे पूरी दुकानें बाजार है। तो स्टेडियम जो आप ऐसे बैठे हैं उसके जो नीचे का एरिया है, जो अक्सर दुनिया के हर स्टेडियम में वो पार्किंग होता है या फिर सिर्फ Space खाली होता campus है, होता है पूरा। वो पूरा बाजार है जो 365 डेज अ ईयर चलता है, 365 दिन। तो अगर मैच भी है तो दुकानें बंद नहीं होती हो, उनका नॉर्मल बाजार चल रहा है, आप जा रहे हो शॉपिंग कर रहे हो, मतलब मैच ऊपर हो रहा है, लोग ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे दुकान में रेस्टोरेंट में बैठ के शॉपिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए आप गेट बंद कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ टिकट कहाँ चेक होती है? जब आप सीढ़ी पे जाओगे ऊपर स्टैंड की तरफ तो टिकट चेक होगी अंदर। तो वो स्टेडियम इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका था, वो अच्छा हुआ वहां से शिफ्ट कर दिया, इसलिए नहीं कि स्टेडियम बुरा था, वह इसलिए क्योंकि वहां पहुंचते हुए नानी याद आ जाती थी। इतना ट्रैफिक, लोग वहां कहते थे, मेरे को ढाका में याद है कि आप पूछते थे ना मुझे यहाँ जाना है कितना समय लगेगा, तो वाकई, और ये सच भी होता था, वो कहते थे गाड़ी में जा रहे हो तो 20 मिनट, पैदल जाओगे तो 12 मिनट। ये ऐसा कहते थे और वाकई सच होता था। सही बात। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर खेला का मैदान। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में, मौजूदा समय में लौटते हैं। चेन्नई में आपका पहला टेस्ट मैच होना है, टीम ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं और दोनों ही टीमें आ चुकी हैं। इंडियन टीम को देख करके पहला रिएक्शन आपका क्या रहा? प्रिडिक्टेबल टीम थी, मुझे नहीं लगता अगर हम तीन भी सिलेक्टर होते तो लगभग शायद यही टीम बनाते, क्योंकि आपने उन खिलाड़ियों को का भी साथ रखा जिन्होंने आपके लिए अच्छा प्रदर्शन किया था इंग्लैंड वाली सीरीज में, और आपने उसमें इक्का दुक्का है जिनको आपको बाहर रखना पड़ा क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने वापसी की है। लेकिन दो पॉजिटिव जो मुझे नजर आए, और अक्सर भारतीय सिलेक्शन में जब भी बात होती है तो हमें एक दो बड़ी खबर नेगेटिव ही होती है कि इसको आपने कैसे छोड़ दिया, इसको। इस बार दो पॉजिटिव मुझे नजर आई। एक, जसप्रीत बुमराह को खिलाना,
यानी ये दर्शाता है कि आप बांग्लादेश को हल्के में नहीं ले रहे। दूसरा, आप उनका वर्कलोड मैनेजमेंट भी आप समझ रहे हो कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरी पूरी सीरीज ना खेले, बल्कि सीरीज खेले, इक्का दुक्का बीच में मैचेस वो मिस करें। एक चीज़ ये जो पॉजिटिव है। और दूसरा, ऋषभ पंत का आना वो मुझे बड़ी खुशी देता है। और मुझे लगता है जो भी हमारे लोग आज सुन भी रहे हैं, चाहे आप पंत के फैन हो या ना हो, अब देख भी रहे हैं, चाहे आप पंत के फैन हो या ना हो, ये जो स्टोरी है, जो एक्सीडेंट के बाद उनकी वापसी होना, और कुछ हद तक वाइट बॉल पे तो हमें फिर भी कुछ यकीन था कि चलिए 20 ओवर तो खेल लेंगे, बट टेस्ट मैच में कीपिंग करना, बैटिंग करना, वो जो उनकी वापसी हुई है किसी मिरेकल से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। तो बहुत खुशी है। ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैटर इंडियन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, मैच विनर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वापसी होना बहुत अच्छी। जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हैं। आपने बुमराह की बात की सर, इकबाल आपसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा, क्या एक खौफ तो सही शब्द नहीं होगा अगर कपिल पाजी की तरह बोलें, लेकिन कुछ तो डर है वहाँ पे ऐसा बुमराह को लाने के पीछे का मकसद, क्योंकि पाकिस्तान में जो कारनामा करके आई? नहीं, मैं इसको उस एंगल से नहीं देखता केशव जी। मेरा ये मानना है कि देखिए, आपने जैसे सर ने कहा कि एक इंजरी मैनेजमेंट या आपको रोटेट करना होता है प्लेयर्स को, तो आपने कितना लंबा ब्रेक देंगे आप लास्ट असाइनमेंट बुमराह का देखिए तो कब था? T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद से वो कुछ खेले नहीं है। तो T20 वर्ल्ड कप हुए, अभी जमाना हो गया, तो आई थिंक इनफ ब्रेक है। और देखिए, ऐसा नहीं कि बुमराह हैं तो एकदम मशीन है, आपने जब चालू किया तब से करने लगे, इंजन को गर्म करना होता है, वो इंजन भी थोड़ा गर्म चाहिए। तो अभी बांग्लादेश में मे भी अभी पहला टेस्ट मैच खेला, मे भी अगला टेस्ट ना खेलें, कोई बात नहीं, लेकिन आप आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड की एक बड़ी सीरीज है, फिर ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। सो आई गेस मुझे लगता है कि एकदम ये परफेक्ट सिलेक्शन है। और खौफ वौफ देखिए, बुमराह जब होते हैं तो खौफ तो होता ही है। दूसरी बात है, फिटनेस को लेके किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका एक बयान वायरल हो रहा है, पता नहीं आपने देखा है नहीं। उनसे पूछा गया कि हु इज़ द फिटेस्ट इंडियन क्रिकेटर, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप क्या जवाब मेरे से चाहते हैं, पर मैं वो जवाब नहीं दूंगा। मैं कहूँगा सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर मैं हूँ, तो मैं फास्ट बॉलर हूँ। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलेंगे तो मैं कोई और नाम ले लूंगा, वो भी, लेकिन मैं फास्ट बॉलर का ही नाम लूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं और सबसे ज़्यादा फिट है। तो उसको लेके वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है वो विवाद किसी खिलाड़ी को लेकर जुड़ गया है कि उन्होंने एक तो लाइन वो पहले कह दी कि जो आप चाहते हैं मुझसे सुनना मैं नहीं बोलूंगा, तो उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। बट ये बात है, ये ना मुझे सोचने पे उसने मजबूर कर दिया। हालांकि इस पे आप विवाद कर लें कौन फिट है, भाई ना विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह, यही, पर बात ये सही है कि फिटनेस क्या है। फिटनेस वही है कि जो लगातार खिलाड़ी खेलता जा रहा है वही फिटनेस है। क्या उससे हम फिटनेस जज करेंगे? या फिटनेस का मतलब वो हुआ कि 100 मीटर की रेस हुई, कौन पहले जीता, 2 किलोमीटर का रन हुआ, कौन एंड्योरेंस में आगे आया, या मैंने यो टेस्ट किया, कौन जीता, वो कौन। उसमें मुझे लगता है, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं विराट फिटेस्ट है या कोई कभी किसी और खिलाड़ी का, मुझे नहीं लगता आप एक तेज गेंदबाज को इन सब चीज़ों पे जो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो स्प्रिंट हो या 2K एंड्योरेंस रन हो या यो टेस्ट हो, उसमें आप हरा पाएंगे। तो ये एक अलग ही डिबेट है, इस पर किसी दिन हम करेंगे। फिटनेस का पैमाना क्या होता है, कौन होता है सबसे फिटेस्ट? कहना भाई बल्लेबाज के लिए फिट रहना, वो कहते हैं इतने साल, मैं वो एक एग्जांपल दिया कि राहुल द्रविड़ अपने करियर में शायद 1 या कुछ टेस्ट मैच मिस कर पाए, तो क्या वो अपने टाइम के फिटेस्ट थे? क्या वो अजय जडेजा से फिट थे? नहीं थे ना। अजय जडेजा से आप रेस लगा देते तो नहीं हरा पाते। और पाजी, एक मुझे अगर सही याद आ रहा हो तो आई थिंक विराट कोहली ने ही ये बात कही थी, कुछ तो दादा ने शायद ये सवाल पूछा था उनसे, तो उन्होंने वो जी बात हुई थी ना कि अगर आप जीतेंगे तो क्या आप शर्टलेस जो है इंग्लैंड की सड़कों में निकलेंगे, जो दादा ने करी थी। उसी तरह से कुछ एक ऐसा मौका तो आया, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, बट शायद विराट ने ये बात कही थी कि ये जो बगल में मेरे बुमराह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इनकी शर्ट उतरवाइए, पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। हाँ। अच्छा, दूसरी ये उसी से याद आया, मैंने विराट का एक इंटरव्यू होता कई साल पहले की बात है, लेकिन तब वो पीक फिटनेस पे आ गए थे, उनकी चर्चा हुई थी। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आपकी फिटनेस की बहुत चर्चा होती है, आपके मुताबिक फिटनेस कौन है? उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा था सबसे फिटनेस हमारी टीम में उमेश यादव है। तो कभी आपने उनकी फिजिक देखी है, बॉडी में देखी है? तो वो खुद ये बात को मानते हैं। उमेश यादव देसी टाइप बॉडी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जिम गया हुआ, मतलब ये नहीं कि वो इंजर्ड नहीं हुए, वो हुए इंजर्ड क्योंकि वो फास्ट बॉलर है, वो तो इंजर होंगे ही होंगे। वो तो इयान बिशप भी तो उनसे फिट नहीं हो सकता था, पर उनकी भी इंजरी होगी, बैक इंजरी हो गई। तो फास्ट बॉलर डेल स्टेन भी इंजर्ड होते थे, लेकिन उनकी फिटनेस अलग ही होती। तो हम कई बार ये फिटनेस वो फिटनेस कह देते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि फिटनेस
को जज करने के अलग अलग पैमाने होते हैं। असली फिट तो फास्ट बॉलर ही होता है, जो मेहनत वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बल्लेबाजी तो मतलब ये चीज़ मैं कहूँ तो किसी को बुरा नहीं लगेगा कि भाई रोहित शर्मा फिटेस्ट क्रिकेटर तो नहीं होंगे आपके, लेकिन वो बल्लेबाजी में फिट है बिल्कुल, क्योंकि वो 100 रन की बैटिंग कर लेते हैं बिना थके, वो बहुत बड़ी फिटनेस है। 50 ओवर वनडे अगर आप खेल जाते हैं बिना थके, क्रैम्प करे, वो भी बड़ी बात है। तो वो अपना काम तो कर ही लेते हैं, तो उस लिहाज से फिट है। आखिरी बार चेन्नई में जब टेस्ट मैच हुआ था इंडिया का इंग्लैंड के साथ, रोहित शर्मा ने 161 किए थे शायद, है ना, तो उनके लिए तो फेवरेट ग्राउंड है। लेकिन मैं थोड़ा सा और सिलेक्शन वाले में घुसना चाहूँगा। फिटनेस की बात हो रही है, रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली फिट हैं टीम में, केएल राहुल क्या टेस्ट टीम में फिट हैं? बताइए सर, आपकी नजर में। मैं देखिए, मेरा ये मानना था, क्योंकि अभी हम दोबारा कर रहे हैं तो मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। बार बार नहीं बताना होता है है ना, मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। कुमार का है ना वो, क्या बार बार बोल के स्कीम बता दे। तो मेरा ये मानना था कि भाई देखो, सरफराज ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली उस सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई थिंक उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलेगी। बट और उसके पीछे रीजन ये भी है कि राहुल ने अभी बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। मतलब ठीक है, ये बात सच है कि जब उन्होंने छोड़ी तो बढ़िया खेल रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट इंजर्ड होने से पहले, बट इसके बाद वापसी देखिए, फिर हम वहीं जा रहे हैं निखिल भाई कि एक सीनियर प्लेयर है, क्योंकि ये सीनियर है, इंजर्ड हो गया था, बिना कुछ किए वापस टीम में अपनी जगह रीइंस्टेट कर लेगा, तो हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं शायद। नहीं देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि वो ये सिर्फ केएल राहुल नहीं, हर सीनियर प्लेयर को ये कर्टसी मिलती है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, चेतेश्वर पुजारा को भी मिली थी, अजिंक्य रहाणे को भी मिली थी जब उनके रन नहीं आ रहे थे, पर कुछ समय के बाद आप जाकर आपको लगता है अब वो जो कहते हैं ना लॉन्ग रोप दी जाती है, वो अब खत्म हो रही है ना। तो हाँ, केएल राहुल के साथ भी वही होगा, लेकिन क्या उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि उनकी लॉन्ग रोप खत्म हो रही है? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कई बार हम उनका वाइट बॉल परफॉर्मेंस को टेस्ट क्रिकेट में कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि होता भी है। देखिए, अक्सर हम किसी के बारे में इंप्रेशन बनाते हैं तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके बनाते हैं। उनका वाइट बॉल क्रिकेट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, खासतौर पर T20 क्रिकेट में, चाहे वो आईपीएल हो या, लेकिन उसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। वो इंडियन T20 टीम का हिस्सा नहीं है, वो बाहर हो चुके हैं वहां से। भाई 2 साल पहले तक वो इंडियन T20 टीम का हिस्सा थे, ओपन करते थे, रोहित शर्मा के साथ ओपन करते थे। किसने सोचा था 2 साल में उनका पत्ता साफ हो जाएगा? हो गया। आज आप उनको याद भी नहीं कर रहे। सही बात है। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में अब भी उनका परफॉर्मेंस, आप अगर ओवरसीज में देखें, उनसे बेटर किसी का परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है। साउथ अफ्रीका में उनका 100 है, दोनों सीरीज बैक टू बैक 100 है। इंग्लैंड में वो वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे जब आप गए हो। ऑस्ट्रेलिया में वो रन बना चुके हैं। तो ओवरसीज कंडीशन में वो रन बनाते आए हैं, इंडियन कंडीशन में रन बनाते आए हैं, हर तरह की वो गेंदबाजी खेल सकते हैं। तो अभी उनको बाहर कर देना सही नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज अच्छे खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल है। जैसे रोहित शर्मा ने पहले भी कहा था ना वनडे के लिहाज से कि यार जब मैं भी यंगस्टर था तो मैं भी 7 पे ही बैटिंग करता था। आज मैं सीनियर हूं तो मैं ओपन हूं, तो किसी को अगर परेशानी है वो 6-7 पे कर रहा है तो भाई ये होगा। वैसे ही अब आप एक यंगस्टर है, सरफराज है यंगस्टर है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि अब मैं एक और आपको उदाहरण दे देता हूँ। मेरे ख्याल से ध्रुव जुरैल से बेहतर डेब्यू किसी ने किया ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ऋषभ पंत आए तो ऋषभ पंत ही खेलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुरैल नहीं आ सकते। फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता ऋषभ पंत के 12 महीने अच्छे नहीं जाते, तो अगर आपके पास जुरैल जैसा बैट्समैन बैठा है जिसने इतना अच्छे से मैच्योरिटी से खेला, आप उसको लेंगे। वैसा केएल राहुल के साथ भी होगा। अगर ये जो अब सीरीज है, जो रन है बीजीटी तक का, मैं मानूंगा अगर उस हिसाब से रन नहीं आया तो आप बोलेंगे नहीं भाई सरफराज आप तैयार हैं, आप आइए। पर वो इंजर्ड होने से पहले उनके रन थे। उस पारी में हैदराबाद टेस्ट में उन्होंने रन बनाए थे, उससे पहले भी वो रन बनाते आए। और आप दिलीप ट्रॉफी में भी देखें, पहली रन इनिंग अच्छी नहीं थी, दूसरी पारी में उन्होंने 50 लगाई थी। लेकिन इकबाल कुछ कल गौतम गंभीर का जिक्र कर रहे थे कि गौतम गंभीर कुछ, हाँ मतलब देखिए, मेरा ही मानना है कि गौतम जो है वो आ गए हैं, अब टीम का हिस्सा हैं, ऑब्वियसली हेड कोच हैं, तो थोड़ा कनेक्शन दिखेगा आगे। अभी मतलब क्या कनेक्शन है ये आप मुझे बताएं। लखनऊ सुपर जायंट्स में साथ में रहे हैं, दोनों काम किया है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट तो वो छोड़ गए, वो चले गए कोलकाता नाइट राइडर्स। सर चीजें निकल जाती हैं। अब तो ये भी नहीं पता कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट के साथ है। एक बस में मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई थी, वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। बस तो निकल गई सर, दोस्ती रह गई। नहीं तो फिर इसलिए नहीं। देखिए, मैं आपको याद होगा, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट अभी मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन
केएल राहुल के खिलाफ अगर किसी ने बोला था लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टिंट के दौरान, तो वो गौतम गंभीर ही थे। उन्होंने कुछ स्ट्राइक रेट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कुछ सवाल खड़ा हुआ था, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि नहीं इसमें है और इसमें बात करेंगे। तो गौतम गंभीर को भी आप जानते हैं भाई, आज के दिन आप उनसे एमएस धोनी के बारे में बात करें, वो कहते हैं वो बेस्ट कप्तान है, लेकिन अब वो ये भी कहते हैं कि फाइनल वाले दिन आपने उनको क्यों क्रेडिट दिया? हाँ ये बात भी मतलब नहीं, उसमें तो वो सही है। हाँ वो मतलब नहीं वो सही गलत का है बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि मैं अपने बयान पे अड़ा हूं, जो मैंने माना वो उस चीज पे अड़े। उसमें ये हो सकता है कई उनसे इत्तेफाक रखते हो, कई नहीं रखते हो, जो भी पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब 2-3 बार उनसे पूछा गया कि अरे आप हमेशा धोनी के पीछे जाते हैं, बोलते नहीं मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, मेरे हिसाब से वो बेस्ट कप्तान था, उसने जो ये किया, जो वो फिनिश का कई चीज़ों में तारीफ की। कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 2-3 चीज़ें उसकी पसंद है तो हर चीज़ पर मैं तारीफ करूँ, जो मुझे बुरा लगा। ये आपको याद आता है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो वनडे सीरीज चल रही थी, एमएस धोनी कप्तान थे। अच्छा ये भी नहीं कि रिटायर होके कई खिलाड़ी कहते हैं, उस टाइम वो खेल रहे थे, उन्होंने वहां जाके बोला कि नहीं मैं तो आखिरी ओवर तक नहीं लेके जाता, पहले मैच खत्म करना चाहिए था। बेबाक अपनी बयानबाजी उसमें धोनी ने भी फिर कहा था, मैं लास्ट ओवर में, बाद में मुझे याद है कुछ दिनों बाद धोनी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा हम लास्ट ओवर तक नहीं लेके जाएंगे, अगर टॉप ऑर्डर अगर शुरुआत करता है तो खत्म भी कर दे मैच, हमसे उम्मीद नहीं कर रहा। वो उनमें चलती रही, लेकिन रिस्पेक्ट भी है। तो आई थिंक गौतम गंभीर ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी एफिलिएशन हो जाती है, थोड़ी जान पहचान हो जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको बहुत चीजें प्रूव करनी है, बहुत चीजें प्रूव करनी है। अगर आप WTC नहीं जीतते, तीसरी बार हार जाते हो, या चैंपियंस ट्रॉफी में फर्ज करें आपका परफॉर्मेंस वैसे नहीं रहता, तो लोग तो बहुत दूर छोड़िए, श्रीलंका सीरीज में नहीं अच्छी शुरुआत हुई तो बोला जीजी है शुरुआत नहीं। और अभी विजन की भी बात करें तो गौतम के विजन के बारे में आप कल बात कर रहे थे, तो वो विजन भी जो है बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। अब क्या है नहीं है वो हार्दिक पांड्या को लेकर के, हाँ वो देखिए, वो मुझे लगता है, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे गौतम गंभीर भी ऑन ट्रायल है, उनकी भी एक रेपुटेशन है, उनको आप बतौर कोच लेके आए हैं। अच्छा उनसे पहले वाले राहुल द्रविड़ ने जीत लिया T20 वर्ल्ड कप, अब आपको बेंचमार्क है, अब उनको जीतना है WTC में। मुझे ये पूरा यकीन है कि इस वक्त गौतम गंभीर से अगर आप इंटरव्यू करें, उनसे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, तो उनकी नंबर 1 लिस्ट होगी WTC फाइनल जीतना, क्योंकि 2 बार आप हारे हैं, और आप तीसरी बार अगर हारते हैं तो इंडिया एज अ क्रिकेटिंग नेशन बहुत बड़ा सवाल होगा, तो जीतना चाहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो प्लान बनाया होगा, ये हार्दिक पांड्या का लाल गेंद उठाना और अभ्यास करना, मुझे लगता है महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमने उस बार चर्चा की, हमने कहा ऐसा नहीं है हम इस पर ज्यादा बात कर रहे हैं, उन्होंने फोटो डाल दी, अब वो प्रैक्टिस करने गए होंगे, होगी लाल बॉल तो उन्होंने उसके साथ, ऐसा नहीं होगा, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। उनको बोला गया क्योंकि आपको इस वक्त इंडियन टेस्ट टीम को कोई चीज की जरूरत है तो वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की है। ओपनर के आपके पास कई विकल्प हैं, मिडिल ऑर्डर आपके पास तो और भी ज्यादा विकल्प हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में आपके पास विकल्प हैं, अक्षर पटेल बाहर ही बैठेंगे, बिल्कुल आपके पास फास्ट बॉलिंग में भी विकल्प है, हर्षित राणा वहां जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, आकाशदीप को शायद चांस भी ना मिले, अच्छे बॉलर है। सिर्फ एक चीज नहीं है आपके पास, वो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और इंडिया में चल जाता है क्योंकि आपके 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, अश्विन और जडेजा, वो कवर कर लेते हैं। ओवरसीज कंडीशन में आप वो ऑलराउंडर आप एक ही स्पिनर खिलाते हैं जडेजा, वहीं आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हार्दिक पांड्या को मुझे लगता है गौतम गंभीर से गया होगा SOS कॉल कि भाई हार्दिक जी लाल गेंद उठाएं, थोड़ा अभ्यास करें, ठीक है आपकी फिटनेस की इशू है, हम आपको हर टेस्ट मैच नहीं बोलेंगे, बीच बीच में आप खेलते रहिए ताकि आप लय में रहे, तो जब WTC फाइनल लॉर्ड्स में हम खेलें जहां हमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए हो, तो आप कृपया करके हमारे साथ रहिएगा। हार्दिक इच्छा है गंभीर की खेल, हार्दिक इच्छा है, सही ठीक है। आपने जडेजा और अश्विन का नाम, या अश्विन का आज बर्थडे भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें, है ना, तो जो खबरें निकल के आ रही हैं वहाँ से कि लाल पिच पे ये मैच होने वाला है, टेस्ट मैच, क्या वहाँ तेज गेंदबाजी को असिस्टेंस मिलने वाली है? देखिए आखिरी बार अब लाल पिच मुझे लगता होगी, मुझे लगता है आप एक चीज़ देखेंगे कि बदलाव आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है, वो आपकी सिलेक्शन से भी नजर आ रहा है। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात यह है, क्योंकि आपने लाल पिच की बात की ना, आखिरी बार लाल काली पिच का चेन्नई में लेकर डिस्कशन हुआ था, तो मैं 2021 में आपको ले जाता हूँ, इंग्लैंड आई थी, 2 टेस्ट मैच वहाँ खेले गए थे चेन्नई में, हूबहू ऐसी चीज, पहले टेस्ट मैच में लाल मट्टी वाली आपने पिच दी, हुआ क्या, इंग्लैंड ने आपकी कर दी पिटाई, जो रूट ने मार दिया डबल हैंडेड, इतना हुआ हंगामा, मुझे अभी भी याद है, ग्राउंड्समैन को भेज दिया गया छुट्टी पे, आप जाइए,
अगला टेस्ट मैच कहा काली पिच की पिच जल्दी से निकालो काली मिट्टी वाली, उसमें हुआ, आप जीते, सीरीज में वापसी की। तो उसके बाद मुझे लगा कि भारतीय टीम ने कसम खा ली कि अब लाल मिट्टी वाली पिच नहीं बनाएंगे। लेकिन इस बार आप वापस उस पर गए, क्योंकि एक तो मुझे लगता है गौतम गंभीर भी चाहेंगे, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब वो बतौर एक्सपर्ट थे उन्होंने कई बार आलोचना भी की इस चीज़ की कि यार आप ये जो 2.5 दिन वाली पिच बना रहे हो वो ठीक नहीं है। एक चीज़ वो, दूसरा आपने पिछले 2 सीरीज में अपने प्लान से आप हटे हो। वो प्लान आपके लिए सही चल रहा था 2 दिन वाली पिच जब आप जीत रहे थे, लेकिन उसमें परेशानी आने लगी, आपके बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट, रन रेट सब नीचे गिर गए, एवरेज सब गिर गई। दूसरा आप फंस गए, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने अहमदाबाद आते आते फ्लैट पिच बना दी, इंग्लैंड के साथ तो आपने वो प्लान ही छोड़ दिया, सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज आपने कहा नहीं भाई अच्छी। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने कहा कि यार वो जो 90 के दशक में या अर्ली 2000 में जो हमें पिचेस मिलती थी, अच्छी पिचेस होती थी, पहले 2 दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलती थी, बल्लेबाज भी अच्छी बैटिंग करे तो रन बनाते थे, तीसरे दिन आते आते थोड़ी पिच धीमे हो जाती थी, चौथे 5वें दिन आपके स्पिनर आते थे। और एक और बेस्ट पिच थी। एक और चीज ये भी है ना कि बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, और आपकी जो कमजोरी है आपके मेन बल्लेबाजों की, वो कमजोरी स्पिन है। आप श्रीलंका में कितना स्ट्रगल किया आपने, तो अपने ही जाल में बांग्लादेश के अगेंस्ट न फंस जाएं, इसको लेकर के भी कहीं ये कोशिश हो रही कि यार एक स्पोर्टिंग विकेट बनाओ, थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाओ, बैटिंग फ्रेंडली रहेगी तो हम जीत ही जाएंगे, मतलब सॉर्ट ऑफ दैट। और दूसरा, एक तो आप श्रीलंका के खिलाफ फंसे, बांग्लादेश सेम ऑपोजिशन के खिलाफ आप बांग्लादेश में फंसे, यस यस, क्योंकि उन्होंने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया, बाल बचे सेकंड टेस्ट मैच में, है ना, श्रेयस अय्यर, अश्विन खेल गए, बिल्कुल आपको बचा गए। वो एक चीज है, ताइजुल और मेहंदी हसन मिराज, शाकिब, वेरी गुड स्पिन बॉलिंग, लेकिन अब तो उनके तेज गेंदबाज भी अच्छे खासे आ रहे हैं। एक ये माइंडसेट मैंने देखा है बांग्लादेश में चेंज हुआ है फास्ट बॉलिंग को लेकर। उसकी शुरुआत हुई शायद, मुझे अब याद आता है, कोटनी वॉल्श आ गए थे उनके फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट 1-2 साल रहे, उसके बाद एलन डोनाल्ड को लेके। तो अब मुझे लगता है तस्किन और ये जो पूरा बैच आया तेज गेंदबाजों का, अब उनके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छे फास्ट बॉलर, नाहिद राना, यस, शोरेफुल जो नहीं आए वो भी बेहतरीन बॉलर हैं। करेक्ट, नाहिद राना, तंजीम हसन, साकिब। आपको उनकी चिंता तो है नाहिद राना की, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया, पाकिस्तान सबसे बेहतरीन टीम नहीं है, लेकिन उनका स्टैंड आउट बात यही मुझे लगी कि युवा गेंदबाज क्या होता है, मेरे पास तेजी है, 145-50 में डालता हूं तो मैं बाउंसर डालूंगा, डराऊंगा बॉडी पे। उन्होंने वो कुछ नहीं किया, वो एक्सपीरियंस मैच्योरिटी के साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप सारी विकेटें वैसे ली। बाबर का वो डिसमिसल बड़ा शानदार उन्होंने लिया, अंदर बाहर करते हुए, और ज्यादातर विकेटें वो स्लिप्स में कैच कराते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है। और इंडिया जरूर उनके बारे में सोच रहा है, क्योंकि गुरनूर को लेके आ गए 6 फीट 5 इंच के तेज गेंदबाज पंजाब से, है ना, उनके खिलाफ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सिमुलेशन के लिए आप लेकर के आए हो। बट एक जोक मुझे पीछे नाहिद राना से आइए सर। नाहिद राना अच्छे खासे लंबे हैं, बट बचपन में जब वो लुका छिपी खेलते थे ना, सबसे पहले पकड़े जाते थे। अच्छा, पता है क्यों? छुप ही नहीं पाते होंगे वो, कहाँ? हाँ, नाम है ना, नो हाइड राना। सर ऑनेस्टली सर, जितने अच्छे वो गेंदबाज है ना सर, उतना ही घटिया ये जोक। ठीक है, लेकिन उनको प्रूव करना होगा। पाकिस्तान की टीम अलग थी, पाकिस्तान में रावलपिंडी की जो पिच थी वो अलग थी, और इंडियन जो पिच है, कंडीशंस हैं, या इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो अलग हैं। तो चर्चा जारी रहेगी, अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी और विस्तार से मुलाकात होगी। हाँ, विस्तार से मुलाकात, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। हाँ, फॉर्मेलिटीज हैं सर, बता रहे थे वीडियो के, आप बताएं। मैं सबसे पहले आप सब दर्शकों को कहिए, प्लीज लाइक करिए वीडियो, प्लीज लाइक करिए वीडियो को। आपको पसंद आया, और लोग भूल जाते हैं लाइक करना, क्योंकि वो देख लेते हैं, कई बार कमेंट करते हैं, लाइक से क्या रीच बढ़ती है। तो प्लीज लाइक करिए। लाइक का मतलब ये नहीं कि आपको एपिसोड पसंद आया, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपने कुछ भी टाइम स्पेंड किया, कई चीजें आपको अच्छी नहीं भी लगी हो, तो लाइक करिए, रीच हमारी उससे बढ़ जाती है। बाकी आपको जो पसंद नहीं आया कमेंट में आप लिख दीजिए। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट का नाम लिख दीजिए, बल्ला बोला, जैसे क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं ना बच्चे, उस तरीके से आप लगा दीजिए। यस। और मिलेगा कहाँ? आज तक रेडियो का यूट्यूब चैनल है, यस, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ मिल जाएगा। पहला एपिसोड है, कोई सवाल हो आपके तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम एड्रेस करेंगे उनको भी, है ना। बाकी हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com, वहाँ भी आप अपने फीडबैक भेज सकते हो, है ना। अब मामला तो चूंकि वीडियो का है तो सीधे कमेंट करिए वहाँ पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9953323303, यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो इसी नोट पे इस चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। नमस्कार।